प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन औद्योगिक विवाद अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछले टर्न पे पढ़ा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 सभी औद्योगिक विवादों की जांच पड़ताल एवं निपटान करने के लिए एक प्रमुख विधान है। इस अधिनियम में उन संभावनाओं की हड़ताल अथवा तालाबंदी की जा सकती है, उन्हें अवैध अथवा गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। कर्मचारी की जबरदस्ती कामबंदी, छटनी, उसे सेवा मुक्त करना अथवा बर्खास्त करने की दशाओं अथवा उन परिस्थितियों जिनमें औद्योगिक इकाई को बंद किया जा सकता है और औद्योगिक कर्मचारियों तथा नियोजकों से जुड़े अन्य मामलों का इसमें उल्लेख किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस अधिनियम में जो कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल, तालाबंदी या नियोजकों के द्वारा सेवा मुक्त या बर्खास्त करने की दशाएं या परिस्थितियों की जो बातें होती है, इनका इसमें बहुत सा सविस्तार वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। हम सभी जानते हैं कि इस अधिनियम को श्रम मंत्रालय द्वारा उसके औद्योगिक संबंध प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। यह प्रभाग विवादों का निपटान करने के लिए संस्थागत ढांचों में सुधार करने और औद्योगिक संबंधों से जुड़े श्रमिक कानूनों में संशोधन करने से संबंधित है। यह सुनिश्चित करने के प्रयास है कि देश को एक स्थायी, प्रतिष्ठित और कुशल कार्यबल प्राप्त हो, जिसका शोषण नहीं किया जा सके, जो उत्पादन के उच्च स्तर को स्थापित करने में सक्षम हो, जो CIRM के साथ अच्छे तालमेल से कार्य करता हो। इस दृष्टिकोण से इसको निर्धारण किया गया। CIRM, जो कि श्रम मंत्रालय का एक संगठन कार्यालय है, को मुख्य श्रम आयुक्त संगठन के नाम से भी जाना जाता है, जो इन औद्योगिक संबंधों को रखने, श्रम संबंधी कानूनों को लागू करने और केंद्रीय क्षेत्र में व्यापार संघ की सदस्यता के सत्यापन का जो कार्य है वो CIRM के प्रमुख श्रम आयुक्त को सौंपा गया है। जो श्रम आयुक्त है वो CLC और CIRM, जिनके नाम से अपन जानते हैं, वो औद्योगिक संबंधों को में सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंधों की निगरानी करता है, विवादों का निपटान करने के लिए औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करता है, मध्यस्थता करता है और उनका समाधान करता है। हड़ताल, तालाबंदी को रोकने के लिए हड़ताल और तालाबंदी की संभावना की स्थिति में इंटरफेरेंस करता है। व्यवस्थाओं और पंचायतों का जो निर्णय होते हैं उनका क्रियान्वयन करता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है वो श्रमिकों के लिए और नियोजकों के लिए, दोनों ही पक्षकारों के लिए ये प्रयास करता है कि दोनों ही पक्षकारों के मध्य में जो औद्योगिक विवाद है वो न्यूनतम हो। अगर वो हो भी जाए तो उनका त्वरित गति से शीघ्र समाधान हो तथा दोनों पक्षकारों के मध्य में सौहार्दपूर्ण संबंधों का निर्माण हो। इस अधिनियम के अनुसार औद्योगिक विवाद शब्द का अर्थ नियोजकों और नियोजकों के बीच अथवा नियोजकों और कर्मचारियों के बीच अथवा कर्मचारियों और कर्मचारियों के बीच किसी तरह का विवाद अथवा मतभेद जिसका संबंध नियोजन अथवा नियोजन से संबंधित भिन्न मामले अथवा नियोजन की शर्तों अथवा किसी व्यक्ति के श्रम की दशाओं से है। ये अधिनियम ये बताता है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसका तात्पर्य केवल कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच होने वाले मतभेदों से नहीं है, अपितु इसका तात्पर्य कर्मचारियों से कर्मचारियों के बीच में, नियोजकों से नियोजकों के बीच में अथवा नियोजकों और कर्मचारियों के बीच में जो मतभेद होते हैं उनका निपटान करना। जो कर्मचारियों की सेवा शर्तें अथवा नियोजन के जो मामले होते हैं उनसे अगर जुड़ा हुआ होता है, अगर ऐसा कोई भी विषय आता है तो औद्योगिक विवाद की श्रेणी में उसको रखा जा सकता है। अगर अपन इस अधिनियम के उद्देश्य की बात करें तो इसके जो उद्देश्य हैं उनको अपन इस प्रकार से सोच सकते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है औद्योगिक विवादों का न्याय संगत, उचित और शांतिपूर्ण ढंग से सलटारा करने के लिए एक उपयुक्त मशीनरी प्रदान करना।
अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम का जो प्रमुख और मुख्य उद्देश्य है वो इस एक उद्देश्य से स्पष्ट हो जाता है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होते हैं उनका न्याय संगत, एकदम से उचित और शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करना चाहता है, और इस निपटारा करने के लिए वह नियोजकों को और कर्मचारियों को एक उपयुक्त मंच, एक सिस्टम, एक प्रोसीजर प्रदान करता है कि उसके तहत वो अपने विवादों का यथासंभव समाधान कर सकते हैं। इसके लिए समितियों का गठन किया जा सकता है, प्राधिकरण की नियुक्ति की जा सकती है, जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, अपीलीय न्यायालय है, उनका गठन किया जा सकता है, एवं परस्पर पंचाट का या मध्यस्थों की नियुक्ति की जा सकती है। ये उपयुक्त मध्यस्थी ऐसी होती है। इसका जो दूसरा मुख्य उद्देश्य है वो है नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंधों की स्थापना करने के लिए जो भी कार्य होते हैं उन्हें बढ़ावा देना। यह अधिनियम में चाहता है नियोजक और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध रहे, उनके बीच फ्रेंडली रिलेशन रहे, उनके बीच में हार्मोनोलॉजिकल रिलेशन रहे, वे एक दूसरे का विरोधी न समझ करके उन्हें एक दूसरे का पूरक समझे। वो ये मान के चले कि अगर ये उपक्रम श्रमिक ये मान के चले कि इस उपक्रम के उन्नति में मेरा हित है, और नियोजक ये मान के चले कि ये मेरे केवल श्रमिक नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर पूंजी का नियोजन करता हूँ वैसे ही ये श्रम का नियोजन करता है। अर्थात ये चाहता है कि कर्मचारी और प्रबंधक दोनों के मध्य में जो संबंध पाए जाते हैं, जो संबंध पाए जाने चाहिए वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, मानवीय संबंध होने चाहिए, न कि शोषक एवं शोषण के रूप में। तीसरा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है गैर कानूनी हड़तालों और तालाबंदी को रोकना। हम देखते हैं कई बार श्रमिक संगठन अपने जो गैर कानूनी उद्देश्य होते हैं या जो गैर वाजिब मांगे होती है उनके लिए भी हड़तालें करते हैं। इसी प्रकार से जो नियोजक होते हैं वो भी उपक्रम में श्रमिकों का शोषण करने के लिए कई बार तालाबंदी, कई बार उनके जबरन छटनी इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो जो अधिनियम है वो अगर कोई भी इल्लीगल स्ट्राइक है अथवा कोई भी तालाबंदी है, दोनों ही तत्वों को रोकने के लिए पूरे प्रयास करता है। अगर कोई गैरकानूनी हड़ताल करता तो उस अधिनियम में इस बात की पूरी व्यवस्था की गई है कि किस प्रकार से हड़ताल गैरकानूनी हो सकती है, किस प्रकार से आप तालाबंदी कर सकते हैं। अगर उन प्रोविजंस का उल्लंघन किया जाता है तो वो हड़ताल गैरकानूनी और वो तालाबंदी भी गलत मानी जाएगी। तो ये गैरकानूनी हड़ताल और तालाबंदी को रोकने का प्रयास करता है। नेक्स्ट इसमें जो है वो है कर्मचारियों की ज़बरदस्ती काम बंदी, छटनी या गलत तरीके से बर्खास्त की या उनको उत्पीड़न से राहत प्रदान करना। इस एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर नियोजक कर्मचारियों को गलत तरीके से उनकी छटनी करे, उनको गलत तरीके से टर्मिनेट करे, उनका उत्पीड़न करे, उनको दुखी करता हो, तो अगर इस प्रकार का कोई भी कार्य करता है तो उन कर्मचारियों को इससे राहत दिलाना और उनके जो एक भय रहता है कि हमें कभी भी मैनेजमेंट टर्मिनेट कर देगा, कभी भी हमारा शोषण कर लेगा, कभी भी हमें रिज़ाइन देने के लिए बाध्य कर देगा, अर्थात जो CRS होता है, इन सब से उनका माइंड है वो दूर रखने का प्रोविजन इसमें किए जाते हैं। और इसमें स्पष्ट किया जाता है कि किन स्थितियों में कर्मचारियों की छटनी की जा सकती है, कब उनको बर्खास्त की जा सकती है, उनको सुनवाई का अवसर मिलेगा, वो कहाँ न्याय के लिए जा सकते हैं, इन सारी बातों की भी इसमें व्यवस्था की जाती है। फिर है सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देना। सामूहिक सौदेबाजी का तात्पर्य होता है कि जहाँ नियोजक और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि मिलकर के किसी विषय विशेष पर अपनी अपनी बातों को रखना और अपने पक्ष को रखना, मजबूती से रखना एवं अपने पक्ष की बात को मनवाने का प्रयास करना। इसमें दोनों ही पक्षकारों के मध्य में बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। और बेसिकली सामूहिक सौदेबाजी करने का हमारे देश में श्रमिकों को कानूनी अधिकार भी प्राप्त है। नेक्स्ट है कर्मचारियों की दशा सुधारना। कर्मचारियों की दशा सुधारने का तात्पर्य केवल आर्थिक दशा से नहीं है, कर्मचारियों की सामाजिक, उनके जीवन स्तर में सुधार, उनके शैक्षणिक व्यवस्था